बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी। एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनकी कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, ये 3 डिफेंसेस भी पढ़ेंगे। 18th सेंचुरी में एम्प्लॉयर्स देते थे अपने आप को लायबिलिटी से बचाने के लिए, जैसे कि कॉमन एम्प्लॉयमेंट हो गया, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो गया या कंसेंट हो गया। इसमें एक केस है विल्सन वर्सेस क्लाइड कोवल कंपनी वर्सेस इंग्लिश 1938। ये केस अक्सर एग्जाम्स में भी आता है। अब employers liability, before the 19th century there were no legal protections for employees. There were 3 legal principles existed, and because of these principles it was very difficult for injured employees to claim for damages against employer, even though they had clearly suffered injuries that were caused by employers failing to take even basic safety precautions. These principles are also known as unholy trinity. 19th century से पहले एम्प्लॉयज थे जो वर्कर्स काम करते थे, उनके लिए कोई भी लीगल प्रोटेक्शंस नहीं थी। लीगल प्रिंसिपल्स थे जो एम्प्लॉयर्स होते थे, जो फैक्ट्रीज के या कंपनीज के ओनर्स होते थे, वो इस्तेमाल करते थे अपने आप को लायबिलिटी से बचाने के लिए। इन 3 लीगल प्रिंसिपल की वजह से वर्कर्स होते थे, जो एम्प्लॉयज होते थे, के लिए ये चीज बहुत मुश्किल थी। वो डैमेजेस क्लेम करें ही उनको जो इंजरीज होती थी वो क्लियर होती थी। उनको जो इंजरीज होती थी वो एम्प्लॉयर की फैक्ट्री का ओनर है के सेफ्टी प्रिकॉशंस ना लेने की वजह से हुई हो। इन प्रिंसिपल्स को अनहोली ट्राइनिटी भी कहा जाता था। जब भी कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर इंजूर होता था, एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर यानी मालिक, एम्प्लॉय यानी वर्कर, जो एम्प्लॉयर था उस फैक्ट्री का मालिक होता था। ये तीनों डिफेंसेस में से कोई भी एक डिफेंस दे देता था, अपने आप को लायबिलिटी से आजाद करवा देता था। वो कौन से डिफेंसेस थे? द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है द डिफेंस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, और थर्ड है द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, या इसको आप कंसेंट भी कह सकते हो। सबसे पहला है द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। दिस डॉक्ट्राइन वाज एस्टेब्लिश्ड इन प्रिस्टली वर्सेस फाउलर 1837, मींस दैट इफ एन एम्प्लॉय suffered harm where the direct cause was the action of an other, the employer would not be liable even if the ultimate cause was the employer's failure to take reasonable safety precautions. ये डॉक्ट्राइन प्रिस्टली वर्सेस फाउलर के केस में एस्टेब्लिश हुआ था। इस केस में क्या होता है कि अगर कोई भी वर्कर इंजूर हो जाता है या किसी भी वर्कर को कोई नुकसान होता है किसी दूसरे वर्कर के एक्शन की वजह से, भले ही वहां पर उस इंजरी की अल्टीमेट वजह वो मालिक हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो वर्कर है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता उस मालिक के खिलाफ। द थ्योरी बिहाइंड दिस डॉक्ट्राइन वाज दैट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट वाज एम्प्लॉयड टर्म दैट एम्प्लॉय एक्सेप्टेड द रिस्क ऑफ नेग्लिजेंस बाय ए फेलो एम्प्लॉय। अब इस डॉक्ट्राइन के पीछे जो थ्योरी है वो ये है, जब एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त साइन करता है तो ये चीज एम्प्लॉयड होती है, उसने दूसरे एम्प्लॉय की रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया है। मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय सीढ़ी से गिर जाता है और इस एम्प्लॉय के ऊपर गिर जाता है और ये एम्प्लॉय इंजूर हो जाता है। ये एम्प्लॉय जब इंजूर हो गया तो ये एम्प्लॉय किस बंदे से अपने डैमेजेस क्लेम करे? मालिक पे केस करेगा। वो मालिक कहेगा आपने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उसमें ये चीज एम्प्लॉयड होती है। किसी भी फेलो एम्प्लॉय से, किसी भी दूसरे एम्प्लॉय से अगर आपको इंजरी होती है, आपने वो एक्सेप्ट कर ली है, वहां पर कोई भी केस नहीं करेंगे। जब अगर वो बंदा उस सीढ़ी से गिर गया तो उसके गिरने का वो फैक्ट्री का मालिक हो, फिर भी ये बंदा जो इंजर हो गया उस मालिक पे केस नहीं कर सकता था 18th सेंचुरी। और दूसरा डिफेंस जो फैक्ट्री के ओनर्स देते थे वो था द डिफेंस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अप्लाइड व्हेन द क्लेमेंट वाज पार्टली टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल वाज दैट इफ द एम्प्लॉय वाज इन एनी वे एट द फॉल्ट दे हैड नो क्लेम। इस डिफेंस में क्या था कि अगर प्लेंटिफ की थोड़ी भी गलती हो, बहुत ज्यादा गलती फैक्ट्री के मालिक की हो, फिर भी ये प्लेंटिफ अपने डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। इसका केस मैं आगे आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। तो थर्ड जो डिफेंस था द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया यानी कंसेंट। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड व्हेन द प्लेंटिफ हैज वॉलंटरी टेकन द रिस्क ऑफ बीइंग हार्म्ड। ये प्रिंसिपल तब अप्लाई किया जाता था जब प्लेंटिफ ने खुद अपने आप को नुकसान देने की रिस्क एक्सेप्ट कर ली हो। यानी फैक्ट्री के ओनर्स ये कहते थे अगर एक वर्कर फैक्ट्री में काम करने आ रहा है, इस फैक्ट्री में नुकसान भी होता है, तो इसका मतलब इस वर्कर ने उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर उस वर्कर को नुकसान होता भी है
फिर भी ये जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं ये लायबल नहीं होंगे, भले ही वो नुकसान ओनर्स की वजह से हुआ हो, ओनर्स की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ हो, सेफ्टी प्रिकॉशंस ना लेने की वजह से हुआ हो। मॉडर्न कोर्ट्स बिलीव्ड दैट वर्क दैट कैरीज रिस्क मे नॉट बी जेन्युइनली voluntary choice and employees are not in position to challenge the orders of employers। मॉडर्न कोर्ट्स का ये बिलीफ है अगर कोई भी वर्क जिसमें रिस्क है ये उस वर्कर की अपनी चॉइस नहीं होती है, जो वो वर्कर्स होते हैं वो इस पोजीशन में नहीं होते कि अपने एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स को चैलेंज करें। अगर उसके ऑर्डर्स को चैलेंज करेंगे तो वो फैक्ट्री का जो मालिक होगा वो उनको निकाल देगा। बैक इन द 19th century it was easy for employers to give the defense of this principle if an employee had chosen to do a job that was dangerous, the defense of voluntary consent was applied। 19th century से पहले ये चीज एम्प्लॉयर्स के लिए इजी थी, इस कंसेंट का डिफेंस दे देते थे। अगर कोई भी एम्प्लॉय इंज्योर हो जाता था अपने आप को लायबिलिटी से आजाद करवा देते थे। थ्रू द सपोर्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल employers impose very dangerous conditions and practices on their employees without taking safety precautions। अब इन प्रिंसिपल्स की सपोर्ट के जरिए एम्प्लॉयर्स होते थे, फैक्ट्री के मालिकान्स होते थे, अपने वर्कर्स पे डेंजरस कंडीशंस और उनसे डेंजरस काम करवाते थे और कोई भी रीजनेबल सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेते थे। This was the time when Britain was industrializing and many employees worked in factories, mills and mines where machinery was highly dangerous, सेफ्टी प्रिकॉशंस वर स्केर्ड एंड हावर्स वर लॉन्ग। ये वो टाइम था जब जो ब्रिटिश थी वो डेवलप कर रही थी इंडस्ट्रीज वगैरह में, यानी बहुत फैक्ट्रीज बन रही थी, कंपनीज बन रही थी। वो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे फैक्ट्रीज में, मिल्स में, माइंस में, उनमें जो मशीनरी थी वो बहुत ही डेंजरस थी। उन मशीनरीज में कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे, कोई भी वर्कर इंज्योर हो सकता था। वर्कर से घंटों घंटों काम करवाए जाते थे उन फैक्ट्रीज मिल्स में। लॉ में चेंज कब आई? Towards the end of 19th century, the situation started to change. Following were the reasons। 19th century में जो सिचुएशन थी वो चेंज होना शुरू हुई। नीचे वाले रीजंस थे। सबसे पहला था तो अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज का अमाउंट था वो इंक्रीज हो रहा था। एक वर्कर एक फैक्ट्री में अगर काम कर रहा था, उस फैक्ट्री में अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे, उस फैक्ट्री के जो ओनर्स थे वो एम्प्लॉय से सही नहीं चल रहे थे, तो वो दूसरी फैक्ट्री में चले जाते थे। तो एक चेंज तो ये आई। दूसरी, वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड यूनियन टू फाइट फॉर देयर राइट्स। जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने अपनी यूनियंस बनाना शुरू कर दी अपने राइट्स को हासिल करने के लिए। थर्ड रीजन ये था बिगिनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी की भी शुरुआत हुई। एक केस हुआ स्मिथ वर्सेस बेकर 1891 में। यहाँ पर प्लेंटिफ ने कंप्लेन किया इस फैक्ट्री में ऊपर से एक पत्थर गिरने वाला है, पत्थर एक मशीन, क्रेन मशीन होती है, वो लेके जा रही है। ने मैनेजमेंट को बताया लेकिन मैनेजमेंट ने इसको इग्नोर कर दिया। वो जब पत्थर गिर गया तो उसने इसको इंश्योर कर दिया। इस बंदे ने जो इंश्योर हुआ इसने कंपनी के खिलाफ सूट फाइल कर दी। कंपनी ने वहां पर डिफेंस दिया कंसेंट का। कंपनी ने कहा अगर ये बंदा इस फैक्ट्री में काम कर रहा है तो इस फैक्ट्री में रिस्क होती है, इसका मतलब ये बंदा रिस्क एक्सेप्ट कर रहा है। को पता था कि ये पत्थर गिरने वाला है फिर भी वहां काम कर रहा था, तो इसका मतलब इसने इस रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कोर्ट ने पहली दफा उस फैक्ट्री के मालिकान का ये डिफेंस रिजेक्ट कर दिया। उस कंपनी को लायबल ठहराया डैमेजेस पे करने के लिए। जो बंदा इंजर हुआ है उसको आप डैमेजेस पे करो। यहाँ पर ये कंसेंट का डिफेंस नहीं दे सकती। अगर एक फैक्ट्री में रिस्क है तो इसका मतलब ये नहीं है वो जो वर्कर है उस रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा है। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि एग्जाम्स में भी आता है, विल्सन एंड क्लाइड कोल कंपनी वर्सेस इंग्लिश 1938। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक प्लेंटिफ जिसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और वो उस माइन को छोड़ के घर की तरफ जा रहा था, उस मशीनरीज ऑन थी, उसको उस वक्त बंद करना चाहिए था। तो उस मशीन से जो वर्कर होता है वो क्रश हो जाता है। तो वो जब कंपनी पे केस करता है तो कंपनी ये डिफेंस देती है इन मशीन्स को बंद करने के लिए हमने एक मैनेजर रखा हुआ है, इसकी ये ड्यूटी है कि इन मशीन्स को ऑन करे, इनकी जो भी टेक्निकल ऑपरेशंस हैं वो मैनेजर करे। यहाँ पर हम लायबल नहीं है, वो मैनेजर है। दरअसल वो अपनी लायबिलिटी को शिफ्ट कर रहे थे मैनेजर की तरफ। लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था वो उनकी इस स्टेटमेंट से डिसएग्री था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि जो ड्यूटी है ये डेलीगेट नहीं हो सकती, कि फैक्ट्री का मालिक किसी भी चीज को करने की टास्क है वो डेलीगेट कर सकता है। यानी जैसे कि वो मैनेजर को कह सकता है कि आप ये मशीन्स को ऑन करो या ऑफ करो, फिर आप इस फैक्ट्री में ये काम करो। काम करने की टास्क डेलीगेट कर सकता है, लेकिन जो लीगल लायबिलिटी है
वो डेलीगेट नहीं कर सकता। यानी उस फैक्ट्री के मालिक ने इसको ऑन या ऑफ करने की या उनकी जो भी टेक्निकल ऑपरेशंस हैं वो करने की टास्क डेलीगेट कर दी थी मैनेजर के पास। वो चीज वो डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन मशीन की वजह से अगर किसी को नुकसान होता है वो जो लीगल लाइबिलिटी होगी वो उस फैक्ट्री के ओनर पे होगी। तो लीगल लाइबिलिटी वो डेलीगेट नहीं कर सकता मैनेजर की तरफ। This case established that employer had a specific duty to provide competent staff, adequate material and proper system of work for the safety of employees। इस केस के बाद ये एस्टेब्लिश हुआ कि जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयर्स हैं, जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो कॉम्पिटेंट स्टाफ प्रोवाइड करें और एडिक्वेट मटेरियल, मुनासिब मटेरियल प्रोवाइड करें, एक प्रॉपर सिस्टम हो और सारे रीजनेबल सेफ्टी प्रिकॉशंस हों, किसी भी एम्प्लॉय को नुकसान ना। तो इन दोनों केसेस के बाद ये चीजें एस्टेब्लिश्ड हुई। वो जो 3 डिफेंसेस थे जो एम्प्लॉयर्स देते थे अपने आप को बचाने के लिए, वो भी खत्म कर दिए गए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।